इन इस्लामिस्टों को ऑक्सफोर्ड यूनियन में, जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित वाद विवाद मंचों में से एक है, टॉमी रॉबिन्सन के साथ बहस में हरा दिया गया। बहस का सवाल था, क्या पश्चिम को इस्लाम पर संदेह करने का अधिकार है? मैं आपको बता सकता हूँ कि बहस में क्या हुआ, लेकिन सच में आपको खुद देखना चाहिए, क्योंकि शब्द इसकी सही तस्वीर नहीं दिखा सकते। स्टीफन यैक्सली लेनिन, जिन्हें अपने हुड़दंगी समर्थकों के बीच टॉमी रॉबिन्सन के नाम से जानते हैं। स्टीफन, बाहर एक भीड़ दंगा कर रही है आजाद तुम्हारे खिलाफ, और अगर एक मुस्लिम फिलिस्तीनी अध्यक्ष और ज्यादातर दक्षिण एशियाई कार्यकारी समिति की सुरक्षा और उदारता न होती तो तुम काफी। अगर आपने नहीं समझा तो बता दूं, मंच पर वे बहस कर रही थीं कि क्या पश्चिम को इस्लाम पर संदेह करना चाहिए, और उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन से कहा कि बाहर के इस्लामवादी प्रदर्शनकारी उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। हे भगवान, इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन जाहिर है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं। शुक्र है कि जो लोग बहस में जवाब दे रहे थे वे वाकई अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान थे, और इस बहस के कुछ पल तो आपके होश उड़ा देंगे। मेरा मतलब है, उन्होंने सब कुछ किया, सचमुच सब कुछ, ये साबित करने के लिए कि इस्लाम एक वाकई। मैं यूट्यूब पर ये नहीं कह सकती दोस्तों, आपको बस देखना है। बुशबैक में स्वागत है, मैं यारा के आपकी होस्ट। मुझे बहस के अच्छे पल बहुत पसंद है, खासकर मुझे तब अच्छा लगता है जब बहस करने वाले खुद ही हमारे लिए समस्याएं और तर्क गढ़ते हैं। मेरा मतलब, क्या पश्चिम को शक करना चाहिए? नहीं। इसलिए ये सब यहाँ बाहर खड़े हैं, आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, इस युवा लड़की के अनुसार। लेकिन सिर्फ ऐसे पल ही नहीं थे जिन्होंने इस युवा लड़की को अब कुख्यात बना दिया। मुझे उसका नाम भी नहीं पता। इस क्लिप पर ही इसके 8.5 मिलियन व्यूज हैं, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग और भी हैं जो देख रहे हैं, शायद ये कि वो सच में उसे बता रही है कि वो खतरे में है, इस्लाम के लिए सही नहीं है। किसने सोचा था? लेकिन ये वाला क्या है? ये तो वाकई अच्छा है। 52% अनिवार्य हलाल। मैं इस पर बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी बात है इसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो चलिए इसे साफ कर लेते हैं। 78% ब्रिटिश मुसलमान मानते हैं कि कोई भी सार्वजनिक should publish pictures of Muhammad. ये भारी बहुमत है जो बढ़ता है, ये बढ़कर 87% हो जाता है। यानी हर 10 में से 9 मुसलमान जो आज सड़कों पर चल रहे हैं एक ऐसे देश में हैं जिसने पूरी तरह से ईश निंदा कानूनों को छोड़ दिया है। संदेह कहना भी कम होगा। पश्चिम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस्लाम का कड़ा विरोध करना चाहिए, यही स्थिति है इस कार्टून के साथ। सही है, और समय आ गया है यह दिखाने का कि मैं झुकूंगा नहीं। मैं दूर दराज के धार्मिक कानूनों का पालन नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा था कि इसे न दिखाऊं, परिवार में डर है, लेकिन मैंने कहा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं पहले ही इस्लाम के आगे झुक चुका होता। इसलिए हम यहाँ हैं। क्या ये काफी नहीं कि इस बहस में आपको आमंत्रित करने वाली टीम में आधी मुस्लिम महिलाएं थीं जो आपकी बात और तर्क सुनना चाहती थी? क्या ये काफी नहीं है कि मैंने एक मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में आपको इस सभा में अपने तर्क रखने के लिए आमंत्रित किया है? क्या ये आपके लिए ये मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण और तर्क नहीं है कि हम सच में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष की अध्यक्ष नहीं बनती। धन्यवाद प्रिया। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ? बहुत धन्यवाद। देश को यह तय करना है, न कि। वे घबरा रहे हैं, वे डर से कांप रहे हैं कि वो मोहम्मद की तस्वीर दिखाने वाला है। डर से कांप रहे हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है, अब अगले लाइब्रेरियन को सुनूंगा। मैं लंबे समय बाद इस सदन में आया हूं और नियमों से भली भांति परिचित हूं। हम हाउस ऑफ कॉमन्स पर आधारित हैं, प्रॉप्स की अनुमति नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि क्या ऑक्सफोर्ड यूनियन में प्रॉप्स पर नियम वही है? मैं माननीय सज्जन को उनके पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए धन्यवाद देता हूं। माफ कीजिए, एक सेकंड रुकिए। अनुपस्थिति में श्री अध्यक्ष, मुझे लगता है पूर्व अध्यक्ष भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं। मुझे अभी याद आया, पिछली बार दूसरी पंक्ति थी तो मेरी गलती थी माइकल, शुरू करने से पहले कि प्रतिबंध नहीं बढ़ा था। क्या आपको लगता है इजराइल को लौटना होगा? धन्यवाद। तो सही है। तो आप कहती है ऐसा कोई नियम नहीं है। बस इसे खत्म मैं करना इस पॉइंट चाहता ऑफ हूं। ऑर्डर पर निर्णय देने जा रहा हूं। सदन के नियमों में प्रॉप्स पर रोक नहीं है, फिर भी मैं श्री फॉक्स से कहूंगा कि वे अपनी बात रखें और आगे बढ़ें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपको एक ऐसे अंग्रेज के रूप में दिखा रहा हूं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करता है, क्योंकि जब तक मुद्दा नहीं उठा मैं था।
मैं समर्पण नहीं करूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। आप में से जो लोग नहीं समझते वो एक अंग्रेज राजनेता है जिन्होंने बहुत नुकसान किया है और जो इस्लाम की बहुत पक्षधर है। तो मुझे लगता है कि ये उस बात को साबित करता है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, कि इस लिफाफे में तुम्हारा डर था और इस्लाम का डर था, और ये डर था कि इस्लाम तुम्हारे साथ क्या करेगा जब तुम उसके बहुत संवेदनशील आसमानी जादूगर को नाराज करोगे। इस कमरे में इस्लाम के प्रति संदेह की शानदार ब्रिटिश परंपरा थी। मैं आपसे प्रस्ताव पारित करने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। मेरा मतलब है, इससे ज्यादा नाटकीय पल नहीं मिल सकता। वीडियो में तनाव साफ महसूस हो रहा था, जैसे मत करो मत करो मत करो मत करो। जैसे इस्लामवादी वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे बस इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या होगा क्या होगा, कृपया ऐसा मत करो। और तुम्हारे पास है, और वो दिखाने का प्लान नहीं कर रहे थे, लेकिन वो बस सबको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे तुम सोचते हो कि यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, तुम सोचते हो कि इन लोगों के पास अभिव्यक्ति की आजादी है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। क्या हो रहा है? बस याद दिला दूं कि इस महिला ने बहस कैसे शुरू की थी। अब बहस के कुछ मुद्दों पर आते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी थी। जोनाथन भी थे। स्कारा डूटी, पवित्र पवित्र। मुझे पता है कि मैं स्कारा डूटी क्यों कहती हूँ, और उन्होंने ये शानदार काम किया। ऑक्सफोर्ड यूनियन द्वारा मेरी जून की बहस की स्पीच प्रकाशित करने का वादा किए 6 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए हैं। पूरा वीडियो अभी भी रोका गया है। बहस की उनकी अपनी फुटेज के कुछ हिस्से भारी संपादन के साथ कहीं और दिखे हैं। मैंने अपनी स्पीच यूनियन की सहमति से खुद रिकॉर्ड की थी ताकि बैकअप रहे, इसलिए अब खुद प्रकाशित कर रही हूँ। पूरी बहस जारी होनी चाहिए। सवाल है, क्या पश्चिम को इस्लाम पर संदेह करना चाहिए? जोनाथन ने जब पिछली बहसें जीती थीं, तब भी फुटेज अपलोड नहीं की गई थी, क्योंकि उनके शानदार प्रदर्शन के कारण वे शेयर करने से डरते रहे। अब वो कहता है, इस बार मैं खुद रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं बस दूसरी ओर से सुने गए कुछ बिंदु उठाना चाहता हूं। उनका सबसे मजबूत तर्क यही लगता है कि जो भी व्यक्ति इस्लाम के नाम पर कुछ गलत करता है वो असल में मुसलमान नहीं था, या असल में इस्लाम के सच्चे ग्रंथ का पालन नहीं कर रहा था। ये तो साफ तौर पर बकवास है। और सच में वे लोग गैर विश्वासी हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी इस्लाम उनके लिए कुछ बहुत ही घिनौने सलूक तय करता है। तो सिर्फ इसी आधार पर इस्लाम के गैर विश्वासियों के लिए मैं ये सवाल करूंगा कि क्या हमें इस पर शक करना चाहिए या नहीं। और मुझे फिर से कहना चाहिए, मैं फिर से अध्यक्ष की मेहमान नवाजी के लिए आभार दोहराना चाहता हूं कि उन्होंने हमें आज रात यहां बुलाया। मैं उनके इस बहस आयोजन की सराहना करता हूं। वो डिनर में भी एक शानदार मेजबान थी। पिछली बार मुझे लगभग बाहर बैठाया गया था, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे मुख्य मेज पर बिठाया। वास्तव में उन्होंने मुझे वाइन भी ऑफर की, लेकिन मैंने सोचा कि अल्लाह ने शराब को श्रापित किया है, इसके पीने वाले को, परोसने वाले को, बेचने वाले को, खरीदने वाले को, इसे निचोड़ने वाले को, और जिसके लिए इसे निचोड़ा जाता है, जो इसे ले जाता है उसे पहुंचाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि वो अब भी मुसलमान मानी जाएंगी, क्योंकि इस्लाम की उनकी व्याख्या उस रूप से कहीं ज्यादा अच्छी लगी जिससे हम में से बहुत से लोग परिचित हैं। मैनचेस्टर एरिना में एरियाना ग्रैंडे के कॉन्सर्ट में बम फोड़ने से 5 मिनट पहले सलमान अड्डी को 18 वर्षीय सुरक्षा गार्ड कायल लॉर्डलर ने देखा था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। बम धमाके के बाद कायल ने जांच में कहा, मुझे उसके बारे में बुरा एहसास था। कायल को शक हुआ था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की, उसने चेतावनी नहीं दी। क्यों? उसने जांच में बताया कि मुझे समझ नहीं आया क्या करना चाहिए, और ब्लेंडेड या नस्लवादी कहे जाने के डर से मैं हिचका। 22 लोग मारे गए। ये शक नजरअंदाज करने का सबक है, और ये एक ऐसा सबक है जिसे पश्चिम को तुरंत सीखने की जरूरत है। नहीं धन्यवाद। इस हफ्ते दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों ने फोन किए। किसी ने मेरी हिम्मत सराही, किसी ने यहां वापस आने पर मेरी अक्ल पर सवाल उठाए, और कुछ ने आज रात आपसे बात न करने को कहा। क्यों? छात्र वाद विवाद मंच में बोलने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए? मेरी सुरक्षा के लिए यह मूर्खता क्यों होगी कि मैं एक मुस्लिम महिला के बुलावे पर 2 मुस्लिम पुरुषों और एक नकली विक्टोरियन कैथोलिक नाइट से बहस करूं? हम सब जानते हैं क्यों, जिसका मतलब और भी ज्यादा है। ठीक है विक्टोरिया, हम सब जानते हैं क्यों। माहौल में थोड़ी सी बिजली सी है। इसी कारण यह बहस शुरू होने से पहले ही खबरों में आ गई थी। यह इस्लाम की वजह से है। मैं मुस्लिम नहीं हूं, बल्कि यहूदी और ब्रिटिश हूं। मैं मुस्लिमों की ओर से नहीं बोल रहा हूं, और ना ही बता रहा कि वे क्या सोचते या मानते हैं। मैं यहां आयतों और हदीसों पर बहस करने नहीं आया। मैं आज रात यहां इस बहस के दूसरे पक्ष यानी पश्चिमी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने आया हूं। मैं बताने आया हूं कि इस्लाम ने हमारी जिंदगी में कैसे दखल दिया है। मैं यहां नहीं आना चाहता था, खासकर इस समय पर। मैं इस विषय के बारे में फिर से बात नहीं करना चाहता, इस्लाम के बारे में बात नहीं करना चाहता। यह मेरा धर्म नहीं है, ना ही मेरी विचारधारा। लेकिन बार बार यह मेरे पास आ गया है, मेरे जीवन में आ गया है, आपके जीवन में भी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, चाहे लोग कुछ भी कहें।
इस बहस में शारीरिक धमकियां देने वाला अकेला व्यक्ति वही था। नहीं। धन्यवाद। मैं प्रेम से प्रेरित हूं। स्वतंत्रता से प्रेम, जीवन से प्रेम, बहस और चर्चा से प्रेम और पश्चिम से प्रेम। आप जानती हैं, जब आप कैमरे पर होती हैं और कुछ बोलना भूल जाती हैं तो समझिए कि यह एक अच्छी स्पीच है, क्योंकि वाह। पश्चिम एक ऐसी सभ्यता है जो स्वतंत्रता और निडर सच्चाई बोलने के लिए जानी जाती है, और यही वजह है कि मैं यहाँ हूँ। मैं अक्सर पूछता हूँ कि लोगों की इस्लाम के बारे में पहली सचेत स्मृति क्या है। मेरी पहली याद तब की है जब मैं 8-9 साल का था और सलमान रुश्दी ने सैटेनिक वर्सेस प्रकाशित की थी। इसके बाद इस्लामी गुस्से का वैश्विक विस्फोट हुआ, सड़कों पर किताबें जलाई गईं, आयतुल्लाह ख़ुमैनी का मौत का फतवा और दशकों व सीमाओं से पार आतंक का सिलसिला। मेरा मतलब है दोस्तों, जाओ इसे सुनो, लेकिन और भी बहुत कुछ है। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, सिर्फ वही नहीं, टॉमी रॉबिन्सन भी है। तैयार रहो, खुलासा होने वाला है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं आज रात यहाँ होने के बजाय इंग्लैंड का मैच देखना ज्यादा पसंद करता। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि अवा ने इस इवेंट के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई थी। मुझे पता है कि आपकी मुझसे बिल्कुल विपरीत राय है, लेकिन मैं जानता हूँ कि लोग मुझे कहीं बुलाने के लिए कदम उठा सकते हैं बिना ये समझे कि उन्हें किसका सामना करना पड़ेगा। तो मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि इसका कितना विरोध हो सकता है, लेकिन मैं आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आपको बधाई देता हूँ, और यही वजह है कि मैं आज रात यहाँ आया हूँ। मैं ओइशा को उनके पहले शानदार भाषण की बधाई देता हूं। खेद है कि आपका परिवार आज यहां उसे देखने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे समर्थकों ने उन पर बाहर हमला नहीं किया है। मेरे समर्थक ही नहीं हैं जो हंगामा कर रहे हैं या जगह को तोड़-फोड़ रहे हैं और पुलिस अधिकारियों पर हमला कर रहे हैं। हमारी बहस की तरफ के समर्थक भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपकी बहस की तरफ के समर्थक ही बाहर उपद्रव मचा रहे हैं। तो इस्लाम के बारे में बात करने से पहले मैं मानना चाहूंगा, जैसा जेकब और इस पैनल के बाकी लोग मानते हैं, कि हमें इस्लाम पर संदेह नहीं करना चाहिए, कि इस्लाम पर संदेह नहीं करना चाहिए। जेकब, आपके क्षेत्र में 480 मुसलमान हैं जो 0.5% हैं। शायद एक भी नहीं मिलेंगे। 3 मस्जिदें हैं, मुख्य मस्जिद बाथ यूनिवर्सिटी में। मैं लूटन टाउन से हूं। हमारे यहाँ 80,000 मुसलमान हैं, 45 मस्जिदें हैं और आबादी का 33% हिस्सा मुसलमान है। तो मैंने खुद से पूछा, कोई गैर मुस्लिम हमें से किसी को क्यों बताएगा कि हमें इस्लाम पर शक नहीं करना चाहिए। खैर, जाहिर है जैकब को अपनी खुद की विनाशकारी नीति, सरकार के नतीजों के साथ नहीं रहना पड़ता। वैसे ये वही आदमी है जो तस्वीर में था। हाँ, डिपाई और उनकी नीतियां और मान्यताएं ऐसी हैं जिन पर सिर्फ अभिजात वर्ग ही कायम रह सकता है। तो ये इस्लाम है। क्या पश्चिम को इस पर संदेह करना चाहिए? मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस्लाम क्या है, क्योंकि ये ना आप और ना मैं जैसा कहते हैं वैसा है। ये वो नहीं है जो हम चाहते हैं कि वो हो, और ये वो भी नहीं है जो आपका दोस्त एलिल इमाम या आपका टैक्सी ड्राइवर या मिस्टर एंडालूसिया तय करते हैं। इस्लाम की परिभाषा कुरान में दी गई है। मुसलमान मानते हैं कि कुरान अल्लाह का शब्द है जो स्वर्ग में शाश्वत किताब में लिखा गया और 7वीं सदी में मोहम्मद को प्रकट हुआ। और ये सुन्नत है, उत्कृष्ट आचरण का तरीका या नैतिक उत्कृष्टता का उच्च मानक, जैसा कि हदीसों में परिभाषित किया गया है, जो मोहम्मद के कथनों, कार्यों और उनकी मौन स्वीकृति या अस्वीकृति को दर्ज करती है, और उनकी जीवनी में भी। पूरी सोच इसी पर है कि मोहम्मद अंतिम पैगंबर है क्योंकि कुरान ऐसा कहती है, और कुरान अल्लाह का कलाम है क्योंकि मोहम्मद ऐसा कहते हैं। तो साझा आधार तलाशना। मैं यहाँ लड़ाई के लिए नहीं आया हूँ, जैसा कि हर कोई सोचता है। हर कोई सोचता है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं तो बस कोई साझा आधार ढूंढना चाहता हूँ। इस्लाम के साथ साझा आधार ढूंढना। मोहम्मद ने नज़ा के ईसाइयों से कहा, आओ एक ऐसी बात पर आओ जो हमारे और तुम्हारे बीच न्यायपूर्ण हो, कि हम केवल अल्लाह की ही इबादत करें और उसके साथ किसी को भी शरीक न ठहराएं। तो इस्लाम खुद को एक ऐसे धन के रूप में पेश करता है जो दूसरों के साथ साझा आधार तलाशना चाहता है। आओ एक ऐसी बात पर मोहम्मद कह रहे थे, चलो कोई साझा आधार ढूंढते हैं। यहाँ शक करने जैसी कोई बात नहीं है, है ना? मुद्दा है कोई साझेदार नहीं। असल यही है, इस्लाम साझा आधार चाहता है, लेकिन साझा आधार सिर्फ इस्लाम होना चाहिए। ईसाइयों को यीशु को भगवान का पुत्र मानने से इनकार करना होगा। एक साझेदार। खैर, चलिए कुछ साझा आधार खोजते हैं। ठीक है, यही हम ढूंढना चाहते हैं। मैंने देखा है कि ये कैसे काम करता है, और मैं अंत में आपकी जितनी चाहें उतनी सवालों के जवाब दूंगा। मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं। यहाँ कितने लोग समलैंगिक हैं? आपको सच में अपना हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कुरान में लूत की कहानी के जरिए समलैंगिकता की निंदा की गई है, और इस्लामी कानून के 5 में से 4 प्रमुख स्कूल इसे मौत की सजा लायक मानते हैं। शायद मैं अपनी बात पूरी करूंगा। 24 देशों में जहां इस्लाम राज्य धर्म है, समलैंगिकता अपराध है, और 8 में इसकी सजा मौत है। तो मुझे लगता है शायद अगर आप समलैंगिक हैं तो आपको इस पर थोड़ा सा शक हो सकता है। अफगानिस्तान, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन में समलैंगिकता की सजा मौत है। इस बारे में कौन विरोध कर रहा है? जब इन देशों के राज्य विधायक या सरकारें हमारे देश में आती हैं तो कौन विरोध करता है? मैं बस इसे खत्म करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है। पिछले वक्ताओं की चर्चा से आप सहमत होंगे कि हमें काफी पुष्टि करनी होगी। खैर, बार बार और बार बार शानदार, अद्भुत, दिलचस्प। मैं ये सब दिन भर आपके साथ देख सकती हूँ। जैसा कि आप शायद जानते हैं, मैं देखती रहूंगी, मैं इसे देखती रहूंगी, और आपको भी इसे देखते रहना चाहिए, क्योंकि जब आखिरकार बहसें होती हैं तो सब कुछ इतना साफ हो जाता है, ये इतना जबरदस्त तरीके से साफ हो जाता है कि कौन सही है। मेरा मतलब है, हमने असल में दूसरी तरफ की बात नहीं सुनी, बस उन्हें टॉमी रॉबिन्सन को धमकाते हुए सुना। क्या मुझे एक क्लिप दिखानी चाहिए? ठीक है, मैं एक क्लिप दिखाती हूँ। यही आदमी है जिसका मजाक लॉरेंस फॉक्स ने उड़ाया था। मैंने सोचा था कि मैं ब्रिटिश राजनीति के धाकड़ दक्षिणपंथियों का सामना करने जा रहा हूं,
वे लोग जिनकी छवि सख्त, स्पष्टवादी और जबरदस्त देशभक्त होने की है। और पता चला कि वे छोटे, चालाक, डरपोक जीव हैं, क्योंकि उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं है। इसके बजाय वे रात में अपने घरों में बैठे चिंता कर रहे हैं। धर्म की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिनमें से धर्म की स्वतंत्रता एक मुख्य आधार होनी चाहिए, ने हमें मजबूत बनाया है, बिल्कुल भी सख्त नहीं किया। आखिरकार वे हताश, बूढ़े, वामपंथी निकले। फिर मैंने एक कार्टून के बारे में सोचा जो इस लिफाफे में है। 78% ब्रिटिश मुसलमानों का मानना है कि किसी भी प्रकाशन को मोहम्मद की तस्वीरें प्रकाशित नहीं करनी चाहिए, भले ही वो देश पूरी तरह से ईश निंदा कानूनों को छोड़ चुका हो। तो हमारे सामने ये कार्टून है, सही है, और अब समय आ गया है दिखाने का कि मैं झुकूंगा नहीं। मेरा मतलब है ये सब सच में बकवास है। उसके तर्कों और टॉमी से बातचीत में फर्क देखो। जहां हम सोच रहे थे कि तुम क्या कह रहे हो, क्या हम कम से कम इस पर सहमत हो सकते हैं? युद्ध बंदियों, जिनमें छोटे लड़के भी शामिल थे, को मारना, यहूदियों और ईसाइयों का जातीय सफाया करना, उन्हें इन इलाकों से बाहर निकालना, या जब मोहम्मद 53 साल के तब एक छोटी बच्ची से शादी करना और उसके साथ संबंध बनाना, क्या हम आज कम से कम इस बात पर सहमत हो सकते हैं? मोहम्मद इंसानियत के लिए न तो कभी आदर्श उदाहरण थे और नहीं हैं, और न ही वे नैतिक उत्कृष्टता का कोई महान उदाहरण है। असल में स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब आप इसे देखते हैं और देखते हैं कि ये कितना साफ और सटीक है, क्या आप जानते हैं आखिरकार क्या हुआ? वे हार गए थे। इस्लामिस्ट जीत गया क्योंकि लोग इतने डरे हुए हैं। अगर लोगों के डर का कोई बेहतर उदाहरण है तो वो यही है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।